जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान और पाकिस्तान से आरजू काजमी। दोनों डिस्कस करने वाले हैं भारत में अब की बार 400 पार को लेकर। और वहीं नाजिया इलाही खान ने ये बात भी कही है कि शादी के लिए एटलीस्ट 12th पास होना लड़की जरूरी है। इसके ऊपर पूरा ये डिबेट है, पूरा डिस्कशन है। तो चलिए इस वीडियो में हम भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान और आरजू काजमी के इस डिस्कशन को सुनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। नाजिया इलाही खान, नाजिया को सभी जानते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया, क्या जा पाई हैं, बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच आरजू जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन हम जब भी बैठते हैं साथ में फील नहीं होता है कि आप पाकिस्तान से बैठे हो और मैं भारत से बैठी हूँ। लगता है दो साथ में बहने ही बैठ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे भी आपके साथ हमेशा शो करके बहुत अच्छा लगता है नाजिया। बल्कि हमारा तो ईद शो का भी प्लान था, बस हो नहीं पाया। लेकिन ये जरूर है कि आजकल तो खैर आपके यहाँ एक और जिसे कहना चाहिए इवेंट ही कहूंगी कि एक चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, और इलेक्शंस हो रहे हैं। किस तरह से देख रही हैं, आपको टर्नआउट कैसा रहा फर्स्ट डे, लोग बाहर आए, और क्या लग रहा है लोगों के मूड के हिसाब से कि किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं? इलेक्शंस का भी हमें बताइए। साथ एक आर्टिकल भी जो है मैंने देखा था, जो आपने शेयर भी किया था मेरे साथ, और उसमें यही कहा गया है कि 12th स्टैंडर्ड या 12th क्लास जो है उस तक जब तक ना पहुंच जाए लड़की तो शादी नहीं होनी चाहिए। ये भी अदालत के सामने रखा गया है। कैसे देखती हैं आप इन दोनों चीजों को? देखिए आरजू जी, मेरे साथ जब आप बात कर रही हैं और इलेक्शन के मुद्दे पर बात कर रही हैं, तो मैं आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल के बारे में या किसी एक स्टेट के बारे में तो नहीं बताऊंगी। मैं तो, क्योंकि मैं बहुत जगह घूमते फिरते रहती हूँ, बहुत राज्यों में मैं जाते रहती हूँ, तो मुझे पता होता है। अब जैसे मैं 12 तारीख से 16 तारीख तक में मैंने दिल्ली किया, उत्तर प्रदेश किया, महाराष्ट्र किया, और फिर मैं दोबारा बंगाल आई। तो ये 3 राज्यों के बारे में जो मुझे ग्राउंड लेवल से पता चला, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 400 पार तो नॉर्मली हो जाएगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी होमवर्क की है और जितना वो उन्होंने देश के लिए किया है और जितना देश के हर एक रिलीजन वालों के लिए किया है, तो 400 पार बहुत आसान है। पर कहीं ना कहीं मुझे एक चीज बहुत खूबसूरत सुनाई दी है दिल्ली के रोड पर। वो मुझे ये समझ में आया है कि मुसलमान बेटियों ने, मुसलमान महिलाओं ने अपने आप में तय किया है कि 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के झोली में शगुन के तौर पर दिया जाएगा, जो मुसलमान बेटियां देंगी 11 सीटें। तो 411 पार तो बहुत आराम से होने वाला है। देखिए, गली में बैठा अब्दुल, झोपड़ी में बैठा रोहिंग्या, बंगाल में बैठा घुसपैठिया, और जनता के बीच में बैठा अवेसी और राहुल बाबा का चमचा, ये सब मिलकर के अपेक्षा बोलिए या स्ट्रैटेजी बोलिए कर रहे हैं कि फिर से मोदी हटे और हिंदू कटे और फिर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम फटे। ये स्ट्रैटेजी चल रही है, हर हाल में चल रही है। लेकिन इन तमाम स्ट्रैटेजी के बीच में एक ऐसी बात चल रही है कि देश को संभालने के लिए 1947 से लेकर के 2013 तक में जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, उसमें से सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्री मोदी जी रहे। अगर देश के वासियों को, देश के युवाओं को, देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी को वोट करेंगे। देश के वासियों को, देश के युवाओं को शिक्षित होना है तो मोदी जी को वोट करेंगे। देश के वासियों को, देश के युवाओं को, देश की सेना को और भी इनहैंस और इम्प्रूव करना है तो मोदी जी को वोट करेंगे। पसमानदा मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लेकर आ जाना है तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। अगर मुसलमान बेटियां वाकई में निकाह, मुत्ता, मस्यार, हलाला और तलाक जैसे कुप्रथाओं से और अश्लीलता के नंगे बाजार से निकल करके सेफ और सिक्योर और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के को लेकर के मैदान में उतरना चाहती हैं तो भी मोदी जी को वोट करेंगी। अगर जीडीपी को हम और ऊपर देखना चाहते हैं तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। अगर बाकी देशों से, इस दुनिया के बाकी देशों से, मुसलमान मुल्कों से हमारे रिलेशन और भी खूबसूरत हो और भी बायलैटरल रिलेशन अच्छे हो तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। देश की इकोनॉमी को अगर तीसरे पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर हम लेकर जाना चाहते हैं तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। मेड इन इंडिया से वेड इन इंडिया तक और लक्षद्वीप से लेकर के चांद तक अगर वाकई में दोबारा और तरक्की चाहिए तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। तो जहां तक मैंने देखा और ग्राउंड लेवल पर जनता से मैंने बात की,
जनता के भीड़ में जाकर के मैं खड़ी हुई, वहां पर मैंने एक रिक्शा वाला को भी देखा और एक बड़े बिजनेसमैन को भी देखा, एक मर्सिडीज वाले को भी देखा, एक ऑल्टो वाले को भी देखा, एक टेम्पो वाले से भी बात हुई। तो उन्होंने यही कहा है कि ये देश का वोटिंग है, ये देश के लिए हम वोट कर रहे हैं और देश का वासी उसी को वोट करेगा जो जनता को अपना परिवार मानता है, जो जनता के लिए चौकीदार बन करके बैठना चाहता है, जो देश की तरक्की में जनता की तरक्की को भरपेट तरक्की देना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने ग्राउंड लेवल पर देखी है, उससे मुझे एक चीज की तो बहुत तसल्ली और संतुष्टि हुई है कि जनता ही चाहती है कि अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये जनता चाह रही है। अच्छा देखिए, 1947 से 2013 तक के स्लोगन को देखिएगा तो हम यही देखेंगे कि जनता के विकास को लेकर के कोई भी बात नहीं हुई थी, देश के विकास को लेकर के कोई भी बात नहीं हुई थी। जब ये मोदी सरकार आई तभी हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और तब मोदी सरकार। हमने एक ईरा देखा था, हमने एक सिनेरियो देखा था जहां पर डिक्टेटरशिप के सही अर्थ पता चले थे। आज मुसलमान और अवैसी कह सकते हैं, कांग्रेस क्योंकि विपक्षी दल है वो कह सकती है कि मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप मोदी जी कैसे कर सकते हैं? साधु स्लॉटर इंदिरा गांधी जी ने करवाया, उसके बाद फिर इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लाया, उसके बाद फिर सारे न्यूज, प्रिंट मीडिया, बुलेटिन, उसके बाद फिर रेडियो, ये सारे चीज को बंद किसने करवाया? इंदिरा गांधी जी ने अपने सरकार को बचाने के लिए करवाया। विपक्षी दलों को बिना किसी क्राइम के और बिना किसी केस के जेलबंदी किसने करवाया था? इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। यहाँ तक कि लालू प्रसाद की बेटी का नाम जो मीसा है, वो भी एक एक्ट लेकर के इंदिरा गांधी जी आई थी और उन्होंने विपक्षियों को जेलबंदी करवाई थी। और लालू प्रसाद यादव जो बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, जो कई बार अपनी बीवी को और खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मीसा अपनी बेटी का नाम ही रख दिया था। और क्यों रखा था? ताकि इंदिरा गांधी जी ने जो अत्याचार किया है विपक्षी दलों पर, वो कभी भूले ना। वो जब अपनी बेटी को पुकारे तो इंदिरा गांधी जी का अत्याचार उनको समझ में आए। तो इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। अभी आप सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिक्स पर काम करती हैं, आप जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज आपके पास आरजू जी भर पेट है। अभी आप मुझे बताएं कि 10 साल में क्या आपको एक बार भी भारत से एक ऐसी आवाज या ऐसा प्रूफ आपको मिला कि डिक्टेटरशिप चल रहा है? आई डोंट थिंक कि आपको मिला होगा। अब रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम तो बोलेंगे ना। 7 साल की 9 साल की बच्ची को आप बोलिएगा कि ये लड़की है, जवान है, इसका निकाह करना चाहिए, तो हम तो बोलेंगे ना। अब आप छोटे छोटे मासूम 9 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को कोई साजिद और नावेद आकर के गला काट देगा, रेत देगा, बोटियां कर देगा, तो हम तो बोलेंगे ना कि इसको जेल भेजो। हम कैसे बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस पे बोलना भी चाहिए। लेकिन एक चीज और नाज़िया, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले मौलाना रशीदी भी आए थे चैनल पे, आपके और मेरे फेवरेट तो मैंने उनसे पूछा था कि कोई बड़ा मुस्लिम लीडर हमें क्यों नजर नहीं आता। मतलब अवैसी साहब हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन उनके पास टोटल 2 सीट्स हैं एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट के अंदर। फिर अगर कोई मुस्लिम लीडर आता भी है तो वो गर्ल्स एजुकेशन पे या वुमेन एम्पावरमेंट पे बात नहीं करता, वो सिर्फ शरिया की और हिजाब की ही बात क्यों भारत में की जाती है आपके ख्याल से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अवैसी सिर्फ एक क्षेत्र का लीडर था। वो हैदराबाद की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उसके बाप दादा ने 1984 से पकड़ करके रखा था, वो 2019 तक पकड़ करके रखा गया। लेकिन अभी उनके विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी से माधवी लता जी आए हैं, वो तो बहुत तेज तर्रार और फायर लेडी है। फायर लेडी मतलब जिससे अवैसी के पैर हिल चुके हैं, उसकी पेशानी पे पसीना आ चुका है। अब आपने कहा कि ये बहुत सही बात है कि आज तक कभी कोई मुसलमान लीडर जो मुसलमानों के पक्ष में और मुसलमानों के हित में इस्लाम के दायरे से बात कर ले सीधा सीधा, वो नहीं कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। मेरा मानना है कि अवैसी अगर वाकई में मुसलमानों का लीडर होता तो वो सबसे पहले ये बताता कि जो मुसलमान मर्द बलात्कार कर रहे हैं उनको हम इस्लाम से बेदखल करते हैं, जो मुसलमान मर्द किसी की हत्या कर रहे हैं मासूमों की, हम उसको इस्लाम से बेदखल कर रहे हैं। मुसलमान लीडर नहीं है। अवैसी साहब क्या करते हैं, कार्टून की तरह, एक मतलब शिनचैन की तरह वो मंच पर खड़े होकर के कहते हैं 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, सबके सर तन से जुदा हो जाएंगे। अगर मान लीजिए
मान लीजिए कि एक बार 15 मिनट के लिए अर्जुची पुलिस हटा ही दिया जाता है, तो क्या 14% जीतेगा या 82.7% जीतेगा? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि जिस तरह से नाजिया इलाही खान ने कहा कि अब की बार सारी मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी जी को वोट देने वाली हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने वाली हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किया है, खासतौर पे 3 तलाक की जब बात आई है तो वहां पर बहुत अच्छा काम हुआ है, इससे मुस्लिम महिलाएं काफी खुश हैं। और ये भी कहा है कि अगर मोदी हटा तो हिंदू कटा। तो इस तरह का आपको ब्लंट रिएक्शन जो देखने को मिलता है सिर्फ नाजिया इलाही खान के डिबेट सेक्शन में ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं को शादी के लिए एटलीस्ट 12th पास होना जरूरी है। हालांकि हिंदुओं में ऐसा कल्चर नहीं है कि जल्दी शादी कर ले, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में खास तौर पे देखा गया है कि जल्दी शादी कर दी जाती है। तो उसी के लिए नाजिया इलाही खान हमेशा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेके बात करती हैं, उनके अधिकारों को लेके कोर्ट केस तक कर लेती हैं, उनके अधिकारों को लेके काफी कुछ बयान करती हैं और इस वजह से उनपे कई बार फतवे भी जारी होते हुए दिखे हैं। लेकिन वो किसी फतवे वगैरह का कोई भी डर नहीं रखती हैं, वो निडर होकर सारी महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हैं। आई होप आपको आरजू काजमी जी का ये डिस्कशन भी समझ आया होगा। अगर आप इसी तरह के क्वालिटी डिस्कशन वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।